हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज पढ़ते हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसको छोटा सा चैप्टर जिसको हम 30 मिनट्स में कवर कर देंगे, बट हाई वेटेज चैप्टर। फाइनल एग्जाम्स में आपका आउट ऑफ 80 मार्क्स का पेपर, ये आपका 5 मार्क्स का चैप्टर आने वाला है। तो देखिए कितनी हाई वेटेज। 5 मार्क्स मीन्स ओवरऑल 500 में से 1%। 1% की वो तैयारी बहुत जरूरी है। तो चैप्टर को पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है आपका आर एनवायरमेंट, क्लास 10 साइंस। एनवायरमेंट, टर्म एनवायरमेंट से क्या मतलब है हमारा? एवरीथिंग दैट सराउंड अस इज एनवायरमेंट। हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं, लिविंग नॉन लिविंग, सबको एक साथ हम क्या कह रहे हैं, ये हमारा एनवायरमेंट है। तो फिर इकोसिस्टम क्या है? The term ecosystem was given by A.G. टांसले। A.G. टांसले was a name of scientist जिन्होंने ये टर्म इकोसिस्टम दी। इन्होंने बोला कि वही जो लिविंग थिंग्स हैं आपके आसपास, बायोटिक और नॉन लिविंग थिंग्स, एबायोटिक थिंग्स है, एबायोटिक कंपोनेंट्स है, इन सब का आपस में इंटरेक्शन करना। हम टेम्परेचर पे, लाइट पे, वाटर पे, इन सब पे डिपेंडेंट है। इवन वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो। अगर हम हर्बीवोर हैं तो प्लांट्स पे डिपेंड है फॉर फूड, अगर हम कार्निवोर हैं तो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड है। तो इन सब का आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना, इंटरेक्ट करना इज कॉल्ड इकोसिस्टम। इसे हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। डेफिनेशन क्या है? इट इज द इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ आवर एनवायरमेंट। हमारे एनवायरमेंट के बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का आपस में इंटरेक्शन होना क्या कहलाता है? इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के क्या कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं हम? यस, हम बिल्कुल एग्जांपल्स दे सकते हैं इकोसिस्टम के। इकोसिस्टम, कुछ इकोसिस्टम नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं और कुछ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होते हैं। अगर मैं नेचुरल इकोसिस्टम की बात करूं तो द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज द ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स एंड द फॉरेस्ट। ग्रासलैंड, डेजर्ट्स एंड द फॉरेस्ट। एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है लेक एंड ओशियन। लेक एंड ओशियन आर द नेचुरल एक्वेटिक इकोसिस्टम। जबकि हम आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड इकोसिस्टम्स की बात करें तो योर क्रॉप फील्ड, खेत होते हैं जो, गार्डन है, पार्क है, ये सब क्या है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। ऐसे ही एक्वेटिक इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं तो एक्वेरियम इज अ एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट आपका, कि एक्वेरियम नीड्स टू क्लीन आफ्टर सम टाइम और ऑन रेगुलर बेसिस देयर इज अ नीड टू क्लीन द एक्वेरियम्स, जबकि लेक और पोंड और ओशियंस को क्लीन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक्वेरियम भी एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है और लेक पोन्ड्स भी एक्वेटिक इकोसिस्टम है। तो द डिफरेंस इज कि नेचुरल इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स होते हैं जो रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स और द रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट करते रहते हैं, जबकि एक्वेरियम एक इनकम्प्लीट इकोसिस्टम है क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। इट लैक्स डिकम्पोजर्स, उसमें डिकम्पोजर्स नहीं होते हैं। अगर डिकम्पोजर्स नहीं है तो वो रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स या फिर रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमें उसे टाइम टू टाइम क्लीन करना पड़ता है। तो यहाँ से मुझे पता चला कि हमारे जो इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। कंपोनेंट क्या है हमारे इकोसिस्टम के? अभी हमने बात की कि हमारे इकोसिस्टम के दो ही कंपोनेंट है, वन इज बायोटिक कंपोनेंट्स, अनदर इज एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, एयर, वाटर, सॉइल एंड लाइट। ऑब्वियसली इन्हीं से हमारा क्लाइमेट, वेदर बनता है और हम उस पर डिपेंडेंट रहते हैं। हमारा बिहेवियर उन्हीं वेदर चेंजेस, क्लाइमेटिक चेंजेस पे डिपेंड रहता है। लाइट नहीं होगी, प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, हमें फूड अवेलेबल नहीं होगा। सॉइल अच्छी नहीं होगी, प्लांट ग्रो नहीं करेगा, हम लोग कैसे सरवाइव करेंगे? वाटर तो बेसिक नेसेसिटी है, एयर ब्रीथ करने की बेसिक नेसेसिटी है। सो दीज आर द एबायोटिक कंपोनेंट्स जिन पे हम सरवाइव करते हैं, एक इकोसिस्टम जिससे चलता है। लिविंग कंपोनेंट्स में आते हैं सबसे पहले हमारे पास प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स में कौन आएंगे? अगर हम प्रोड्यूसर्स की बात करें तो प्रोड्यूसर्स में कौन आएंगे? प्लांट्स, ग्रासेस, हर तरह का प्लांट, हर्ब्स, शर्ब्स, ट्रीज, स्मॉल सीड ट्रीज, लार्ज ट्रीज, सब जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। इवन सम बैक्टीरिया आर ऑल्सो देयर, जो कि या तो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाते हैं या फिर किसी केमिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल्स के नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स से भी कुछ केमिकल्स की हेल्प से फूड सिंथेसाइज करते हैं। तो वो सब जो अपना खाना खुद बना सकते हैं वो प्रोड्यूसर्स में आएंगे। हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हम कंज्यूम, मैम हम खाना बनाते तो हैं, नो वी कैन, आवर बॉडी कैन नॉट प्रिपेयर फूड, हम फूड कुक करते हैं, ठीक है ना, पका के खा रहे हैं। तो बॉडी फूड नहीं बना रही है ना, बॉडी के अंदर फूड नहीं बन रहा है, तो हम कंज्यूमर्स है। अब कंज्यूमर्स में कुछ कंज्यूमर्स हर्बीवोर होंगे जैसे ग्रास होपर,
जो क्या खा रहा है, सिर्फ हर प्रोड्यूसर, जो सिर्फ प्रोड्यूसर्स को खा रहा है। इफ आई एम वेजिटेरियन तो मैं अपने आप को हर्बीवोर कंसिडर कर सकती हूँ, क्योंकि हम डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट। और कार्निवोर जो जो हर्बीवोर को खा रहा है, वो कंज्यूमर जो हर्बीवोर को खा रहा है, मतलब दूसरे एनिमल को खा रहा है, उसे हम कार्निवोर बोलेंगे। और जो दोनों को खा रहा है, प्लांट भी खा लेता है, इन ह्यूमन बींग्स ऑब्वियसली वो प्लांट पार्ट खाते हैं, और साथ इफ दे आर नॉन वेजिटेरियन दे कैन ईट चिकन और मीट, तो वो कौन हो गए, ओमनीवोर। लॉयन, ठीक है। पैरासाइट, जो किसी होस्ट की बॉडी में रह के उसे डैमेज तो मार तो रहे, जैसे लाइसिस इन आवर हेयर, टिक्स ऑन द बॉडी ऑफ डॉग्स, ठीक है, ये पैरासिटिक है। पैरासिटिक मतलब यार, पैरासाइट मतलब जिस भी होस्ट से खाना ले रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उसको हार्म कर रहे हैं, पूरा नहीं मार रहे हैं। अगर पूरा मारते तो मैं वर्ड यूज करती प्रीडेटर, यहाँ मैं वर्ड क्या यूज कर रही हूँ, पैरासाइट, मतलब वो उसे डिजीज कॉज कर रहे हैं। देन डिकम्पोजर्स की हमने भी बात करी, ये क्या करते हैं, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे सर्वाइव करते हैं। डिकम्पोजर्स का न्यूट्रिशन हम कैसा कहते हैं, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है, मतलब दे सर्वाइव ऑन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, और उस चीज को डिकम्पोज करके न्यूट्रिएंट रिसाइकिल करते हैं एनवायरमेंट में। सम बैक्टीरियाज एंड ऑलमोस्ट ऑल फंगस आर डिकम्पोजर्स इन द नेचर। तो ये हमने बात की कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की। अब प्रोड्यूसर्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ये आपको हेल्प करेगी आपके पेपर में लिखने में, और आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। द ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स, एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गे। Consumer, those who cannot prepare their own food but depends on producers either directly or indirectly, क्योंकि अगर वो कार्निवोर है तो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है हर्बीवोर प्लांट्स पे, क्योंकि वो हर्बीवोर को खा रहा है, हर्बीवोर प्रोड्यूसर को खा रहा था, इसलिए वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, तो वो कंज्यूमर्स। डिकम्पोजर्स, दोज ऑर्गेनिज्म which decompose dead plants and animals and also known as saprophytes, some bacteria and fungus. Next topic, the very important topic of this chapter, that is food chain. So series of organism in which one organism eats another organism is called the फूड चेन। जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है, दूसरा तीसरे को खाता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, फूड चेन। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, ग्रास को किसने खाया, ग्रास होपर ने। ग्रास होपर को किसने खाया, फ्रॉग ने। फ्रॉग को किसने खाया, डियर ने। और डियर को लॉयन। तो ये क्या हुई, एक फूड चेन हुई, व्हेन वन ऑर्गेनिज्म इज ईटिंग अनदर। और इस फूड चेन में ये जो डिफरेंट लेवल्स हैं, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, दिस इज सेकंड ट्रॉफिक लेवल, दिस इज थर्ड ट्रॉफिक लेवल, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल एंड दिस इज फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल। तो ट्रॉफिक लेवल क्या है, द वेरियस स्टेप्स और द लेवल्स इन अ फूड चेन दैट हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। क्योंकि अगर हम खाना खा रहे हैं, ये इसको खा रहा है, ये उसको खा रहा है, तो किस लिए खा रहा है, खा तो रहा है फूड से, एनर्जी के लिए। फूड है, फूड क्या करता है, अल्टीमेटली एनर्जी प्रोवाइड करता है। देखिए, फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन, फ्लो, जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाएगा तो उसको एनर्जी मिलेगी, तो वो एनर्जी कितनी होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लांट्स हैं वो जो एनर्जी लेते हैं, वो कितनी एनर्जी होती है, वो 1% ऑफ द टोटल एनर्जी फ्रॉम द सन। देखिए, प्लांट, ग्रास इज अ प्लांट, प्रोड्यूसर्स, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे हमेशा प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। वो सन से एनर्जी लेके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, तो टोटल एनर्जी कितनी लेते हैं, सनलाइट की जितनी अवेलेबल एनर्जी है उसका सिर्फ 1% लेते हैं। तो हमने लिखा कि ये इतनी एनर्जी थी, उसमें से सिर्फ 10 लाख जूल ऑफ एनर्जी सन के पास थी, सपोज ये एक इलुस्ट्रेशन है, एग्जाम्पल है, तो आपको ग्रासेस को कितनी मिली, 1%। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ क्लियर हुआ। आगे जब हम बढ़ते हैं बच्चे, तो फिर 10% एनर्जी लॉ लगता है। ये 10% एनर्जी लॉ किसने दिया था, गिवन बाय लिंसमैन। और इन्होंने क्या कहा था कि ओनली 10% ऑफ टोटल एनर्जी विल पास फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द अनदर ट्रॉपिक लेवल, बिकॉज रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट। बाकी की एनर्जी कहाँ लॉस्ट होगी, एज द हीट, वो लॉस्ट हो रही है एनवायरमेंट में। फूड चेन जनरली कंसिस्ट ऑफ 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल। क्यों, जब आप देखिए यहां पे देखिए, ग्रास को 10,000 जूल ऑफ एनर्जी मिली फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे। फिर सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे जब हम गए, ग्रास ऊपर को 1000 जूल, ओनली 10% ऑफ द टोटल एनर्जी। फिर आगे 100 जूल, 10 जूल, 1 जूल। एनर्जी हर ट्रॉपिक लेवल पे 10% ही जा रही है, मतलब 90% जो है वो लॉस्ट इन द एनवायरमेंट, मैक्सिमम एनर्जी लॉस्ट इन द एनवायरमेंट हो रही है। तो हाइयर ट्रॉपिक लेवल्स पे जाते हुए एनर्जी बहुत कम हो रही है। अगर किसी फूड चेन में
जो हायर ट्रॉपिक लेवल्स होंगे बहुत ज्यादा, 5th 6th 7th 8th ट्रॉपिक लेवल होगा, तो हायर ट्रॉपिक इन ट्रॉपिक लेवल पे तो एनर्जी ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो जाएगी। इसीलिए इकोसिस्टम में फूड चेन में ज्यादा ट्रॉपिक लेवल नहीं होते हैं, कोई भी फूड चेन 3 से 4 ट्रॉपिक लेवल की ही होती है, और एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जाते हुए क्या होता है, सिर्फ टोटल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है, 90% एनवायरमेंट में लॉस्ट हो जाती है। There are generally the greater number of individuals at lower tropic level. क्यों? एनर्जी ज्यादा होगी लोअर ट्रॉपिक लेवल पे, प्रोड्यूसर्स होते हैं, इसीलिए ग्रेटेस्ट नंबर इज ऑफ प्रोड्यूसर. व्हाई दे हैव लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट लोअर ट्रॉपिक लेवल? द रीजन ओनली इज बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी. डिफरेंट डिफरेंट फूड चेन्स के यहाँ एग्जाम्पल नहीं है. फर्स्ट फूड चेन है आपके पास जिसमें ग्रीन प्लांट्स को डियर खा रहा है, डियर को लायन, छोटी सी फूड चेन, ठीक है, एनर्जी ज्यादा रहेगी. हायर ट्रॉपिक लेवल होते ही एनर्जी कम हो जाती है, जितने जितने ज्यादा ट्रॉपिक लेवल. ग्रीन प्लांट्स, ग्रास ओपर, फ्रॉग, स्नेक एंड ईगल, दिस इज अनदर फूड चेन. इस फूड चेन के बारे में बात करते हैं. ग्रास, ग्रास को किसने खाया? स्कॉर्पियन ने, स्कॉर्पियन को फिश ने. छोटी सी फूड चेन. अभी देखते हैं, एनर्जी फ्लो इन फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल. ऐसे कहीं दिखा एरो? नहीं दिखा ना. क्यों नहीं दिखा? क्योंकि जब एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ने खाया तो 10% ही तो एनर्जी गई, 90% जो एनवायरनमेंट में लॉस होगी उसको वापस कहां से लाएंगे? तो वापस जाना तो पॉसिबल ही नहीं है. क्यों? क्योंकि 90% ऑफ एनर्जी तो एनवायरनमेंट में लॉस्ट हो गई है और सिर्फ 10% ही नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे गई है, तो पिछले ट्रॉपिक लेवल से हम ला ही नहीं सकते वापस. लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल, इट डू नॉट मेक इट अवेलेबल फॉर प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल. प्रीवियस वाले के लिए अवेलेबल ही नहीं हो सकती है, इसीलिए जो है फूड चेन हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है. क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि फूड चेन, देखिए क्वेश्चन क्या आ सकता है. पहला, फूड चेन इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट. ये आंसर रहेगा आपका. ओके, व्हाट इज 10% एनर्जी लॉ? तो एनर्जी 10% एनर्जी लो में क्या लिखेंगे आप? फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, रेस्ट 90% ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट इन द एनवायरमेंट. ये एग्जांपल आप दे सकते हैं. आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे हमेशा प्रोड्यूसर्स होते हैं, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे हर्बीवोर होते हैं, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे आपके कार्निवोर है, एंड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे टॉप कार्निवोर है, फिफ्थ पे भी आपके हाई टॉप कार्निवोर. प्रोड्यूसर्स इनका नंबर ज्यादा है. देखो ब्रॉड है पिरामिड, इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड. इकोलॉजिकल पिरामिड में आप क्या देख रहे हैं कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका नंबर ज्यादा है, दे हैव हाई एनर्जी. फिर का नंबर भी कम हो रहा है, एनर्जी भी कम होती जा रही है. प्रोड्यूसर्स को किसने खाया? हर्बीवोर ने. हर्बीवोर को किसने खाया? कार्निवोर ने. टॉप कार्निवोर ने, टॉप कार्निवोर ने. इससे ज्यादा तो ये भी बहुत बड़ी फूड चेन है, इससे ज्यादा फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती है. मैक्सिमम फूड चेन 3 से 4 ट्रॉपिक लेवल की होती है, बिकॉज हायर ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी अवेलेबल नहीं होती है. क्वेश्चन कि अगर एक इकोसिस्टम में ये फूड चेन चल रही है, और व्हाट इफ डियर्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द इकोसिस्टम. एक इकोसिस्टम था जिसमें ये फूड चेन चलती थी, ग्रास, गोट, डियर एंड लॉयन, और ऐसा कुछ हुआ कि डियर्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन. तो डियर के एलिमिनेट होने पे क्या होगा? it leads to ecological imbalance. The word ecological imbalance is very important here. Why? Because to get marks. हुआ तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस ही है ना, लेकिन वो कैसे हुआ है? क्योंकि डियर के मरने की वजह से लॉयन को खाना नहीं मिला, तो वो बेचारा भूख से मर जाएगा, और गोट को खाने वाला कोई नहीं था, तो उसकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी, एक की कम हो रही है एक की बढ़ रही है, तो जिसकी वजह से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा. ठीक है, बट क्या ऐसा सच में होगा? नहीं. ये तो क्वेश्चन था तो हमने आंसर किया. ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नेचर में कभी भी एक फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती है. वेरियस फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, एंड दैट इज कॉल्ड फूड वेब. उसे हम क्या कहते हैं? फूड वेब कहते हैं. ठीक है, फॉर्म्ड बाय द इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस फूड चेन इन अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम. मतलब एक इकोसिस्टम में बहुत सारी फूड चेन्स आपस में कनेक्टेड रहती हैं. जैसे कि ग्रास, ग्रास को ग्रास होपर ने खाया और ग्रास को गोट ने भी खाया. ठीक है, ग्रास को काऊ ने भी खाया, और ग्रास होपर को फ्रॉग ने भी खाया, ग्रास होपर को डियर भी खा रहा है.
ठीक है, डियर फ्रॉग भी खा रहा है। ओके, गोट को लॉयन ने खा लिया, लॉयन डियर को भी खाता है। काओ, ठीक है, काओ, काओ इज ईटन अप बाय, डेड हो गई और ईगल ने खा लिया। ठीक है, ईगल डियर भी खा सकती है। सो वेरियस फूड चेन्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर एंड दैट इज कॉल्ड फूड वेब। उसे हम क्या कहते हैं? फूड वेब कहते हैं। बायोमैग्निफिकेशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आप ये लगाइए कि आफ्टर एवरी ईयर 1 ईयर ये क्वेश्चन तो रिपीट होना ही है। बोर्ड के अगर मैं एग्जाम फाइनल की 2026 का जो आपका बोर्ड का पेपर होने वाला है फेब मार्च में, उसमें तो गारंटेड से ये क्वेश्चन आने वाला है। एंड स्कूल बेस्ड एग्जाम्स की बात करूं, चाहे आपकी वो हाफ ईयरली एग्जाम्स हो, प्री बोर्ड्स हो और पीटी एग्जाम्स हो, मिड टर्म जो भी एग्जाम होने वाले, उसमें भी ये आने वाला है। आइदर डायरेक्ट पूछें और आपसे केस स्टडी की फॉर्म में पूछें, किस भी फॉर्म में पूछें, बट ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और द टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड द टॉपिक इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है? देखो वर्ड से समझिए, बायोलॉजी मतलब कहीं ना कहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। मैग्निफिकेशन किसी चीज का बढ़ना। तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स, टॉक्सिक केमिकल्स फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल इज नोन एज द बायोमैग्निफिकेशन। देखिए कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो फूड चेन में एंटर कर रहे हैं। फूड चेन में एंटर कर रहे हैं मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने कोई टॉक्सिक नॉन बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट खा लिया। अब जिसने वो खाया वो नॉन बायोडिग्रेडेबल था, इसीलिए उस पर्सन की बॉडी में ना ही डाइजेस्ट होगा और ना ही एक्सक्रीट आउट होगा। जब बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं होगा और एक्सक्रीट भी नहीं होगा तो क्या होगा? एक्यूमुलेट होगा, इकट्ठा होता जाएगा। फिर उस ऑर्गेनिज्म को कोई दूसरा खाएगा फूड चेन के हिसाब से, फिर दूसरे, तो हर ट्रॉपिक लेवल पे इसका अमाउंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिक एलिमेंट्स का अमाउंट हर ट्रॉपिक लेवल पे बढ़ता जाएगा क्योंकि ये बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं बायो बॉडी में एक्यूमुलेट? क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से ना तो ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होंगे और ना ही एक्सक्रीट आउट होंगे, जिसकी वजह से हर ट्रॉपिक लेवल पे इनका अमाउंट बढ़ रहा है और अल्टीमेटली वो एक बहुत ज्यादा खतरनाक चीज होने वाली है जाके हायर ट्रॉपिक लेवल पे। तो उसे कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। पेस्टिसाइड्स, इसका एक केस सुनाती हूँ, एक केस स्टडी के बारे में बात करते हैं। केस स्टडी है मेरे पास बायोमैग्निफिकेशन की। ये जो केस स्टडी है बायोमैग्निफिकेशन की, ये किसको रिलेटेड है? डीडीटी से रिलेटेड है। ये जो मैंने कंसंट्रेशन लिखी है ये डीडीटी की कंसंट्रेशन लिखी है। देखो मैंने ये एक्वेटिक फूड चेन लिखी है यहाँ पे। एल्गे, पानी में एल्गे फ्लोट करती है, ग्रीन कलर की काई सबने देखी होगी। उस एल्गे का नाम होता है फाइटोप्लैंक्टन। फाइटो मतलब ग्रीन कलर की, प्लैंक्टन मतलब जो फ्लोट करती है। और एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो हर्बीवोर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं जू प्लैंक्टन। एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो हर्बीवोर्स होते हैं जो एल्गे को खाते हैं वो एनिमल्स को क्या कहते हैं? जू प्लैंक्टन। उन जू प्लैंक्टन को कौन खाता है? स्मॉल फिशेस। स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस, लार्ज फिशेस को फिश ईटिंग बर्ड्स। लार्ज फिशेस को कौन खा रहा है? फिश ईटिंग बर्ड। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे फाइटोप्लैंक्टन, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे जू प्लैंक्टन, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे स्मॉल फिशेस, लार्ज फिशेस है, फिर फिश ईटिंग बर्ड्स है। अभी हुआ क्या कि ना हम देख रहे हैं कि बर्ड्स की पॉपुलेशन बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रही है। पूरी बर्ड्स ही नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब जो पुराने हैं नए, चिड़िया नहीं दिखती है अब हमें शाम को, चिरपिंग साउंड्स ऑफ बर्ड नहीं होती है। स्पेसिफिकली अगर मैं चिड़िया की बात करूं, स्पैरो छोटी वाली बहुत कम, क्रोज बहुत कम हो गए हैं, ठीक है, पिजन्स का बहुत नंबर। तो ये जो कम हुआ, एकदम ड्रास्टिक डिक्लाइन आया, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम, मैं जो क्या पिलर्स यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स यूज कर रहे हैं, मैग्नेटिक वायर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, इन सब का रीजन, यस दिस इज द वन ऑफ द रीजन, बट द मेजर रीजन जो डिक्लाइन इन बर्ड पॉपुलेशन मिला था वो क्या मिला था कि उनका जो एग है ना उसमें कैल्शियम की कमी हो रही है। एग जो है हैचिंग न्यू ऑर्गेनिज्म बनने से पहले ही फट जाता है। क्यों फट जाता है? क्योंकि उसमें कैल्शियम कम है। तो ऐसा क्या हुआ कि कैल्शियम कम होने लगा? इनमें ऐसे क्या चेंजेस आए कि कैल्शियम कम हो रहा है? तो क्या पता चला कि
डीडीटी एक केमिकल है जो उनकी बॉडी में मिल रहा है बहुत अमाउंट में, जिसकी वजह से कैल्शियम अच्छे से कैल्शियम मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो रहा, और कैल्शियम नहीं होगा, लैक ऑफ कैल्शियम हो जाएगा, जिसकी वजह से एग बर्स्ट हो रहा है पहले ही, टाइम से पहले ही। ठीक है, तो अब ये डीडीटी आया कहाँ से? तो ये डीडीटी ढूंढना था, तो पता चला कि फार्मर्स जो है ना वो अपनी क्रॉप पे पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहे हैं डीडीटी, और वो डीडीटी जब पेस्टिसाइड स्प्रे होता है तो अल्टीमेटली वो वाटर बॉडीज में पहुंच जाता है। वाटर बॉडीज में उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है एल्गे में। वाटर बॉडीज वाटर में रहेगा तो वहां एल्गे है, पानी में एल्गे है तो उसके पास जाएगा, लेकिन उसमें तो उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम मिली। इतनी कम कंसंट्रेशन पे तो कुछ भी नहीं होगा, जबकि बर्ड्स में तो बहुत हाई कंसंट्रेशन मिल रही है, जिसकी वजह से उनके एगशेल टूट रहे हैं। तो देखा कि हर ट्रॉपिक लेवल पे धीरे धीरे बढ़ रही है वो। स्मॉल फिशिंग में 0.3 ppm, ppm पार्ट्स पर मिलियन एक यूनिट है कंसंट्रेशन की, 2 ppm 5 ppm इतनी सारी मिल रही है। तो ये पता चला कि हर ट्रॉपिक लेवल पे उनकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, और ऐसे ही हायर ट्रॉपिक लेवल पे वो कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, जिससे वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही है। तो और ये बढ़ने को क्या क्यों बढ़ रही है? बिकॉज डीडीटी इज नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिक एलिमेंट, जो बॉडी में क्या कॉज कर रहा है? एक्यूमुलेशन कॉज कर रहा है, ना ही डाइजेस्ट हो रहा है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, ना ही एक्सक्रीट आउट हो रहा है, बॉडी में इकट्ठा हो रहा है, तो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे तो अपने आप पास आउट होगा। हायर कंसेंट्रेशन ऑफ डीडीटी इन बर्ड्स हिंडर्स विद कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम का फॉर्मेशन उनकी बॉडी में कम होने लगा, एंड एगशेल बिकम वीक एंड अल्टीमेटली देयर पॉपुलेशन रिड्यूसेस। तो ये था हमारा बायोमैग्निफिकेशन। ऐसे ही आपको केस स्टडी की फॉर्म में अगर आता है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही केस स्टडी खुद से बना के समझा के आना है और पूरे नंबर लेने हैं। अब बात करते हैं एनवायरमेंट में, हमारे आसपास का जो एनवायरमेंट है उसमें मेजर प्रॉब्लम क्या है? में ओजोन लेयर, ओजोन लेयर तो प्रॉब्लम नहीं है, ओजोन लेयर तो गैसियस एनवेलप है जो कि एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में हमें मिलता है, और ये तो यूवी रेज, हार्मफुल यूवी रेज को अर्थ सरफेस पे आने से बचा रहा है। ठीक है, ओजोन बनती कैसे? ओजोन एक पॉइजनस गैस है खुद में, बट हमारे लिए अच्छी है, क्योंकि एक तो डी अपर एनवायरनमेंट में, अर्थ एटमॉस्फेयर में नहीं है, तो मुझे क्या प्रॉब्लम करेगी, हम तो एटमॉस्फेयर में नीचे रह रहे हैं ना। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में, अपर स्ट्रेटोस्फेयर में, और बनती कैसे है? एटमॉस्फेयर, अर्थ के एनवलप ऑफ एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन थी। जैसे ही यूवी रेज आती हैं, यूवी रेज सनलाइट से यूवी रेज आती हैं, यूवी रेज की वजह से ऑक्सीजन टूट जाता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टूट जाता है ऑक्सीजन एटम में, और जैसे ही वो ऑक्सीजन एटम में टूटता है, ये जो ऑक्सीजन एटम्स मिलते हैं ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ओजोन O3 बना देते हैं, जो कि एक गैसियस एनवेलप बन जाता है, जिसकी वजह से देखो यूवी रेज एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, ओजोन बना रहे हैं। इसका मतलब ओजोन बनाने में ही सारी यूवी लाइट लग गई तो नीचे अर्थ सरफेस पे तो पहुंच ही नहीं पाएगी। तो इस तरह से ओजोन गैस जो है, ओजोन का जो गैसियस एनवेलप बन रहा है यूवी लाइट के आने की वजह से, जिसकी वजह से अर्थ सरफेस पे यूवी लाइट नहीं पहुंच रही है और हम बचे हुए हैं, बिकॉज यूवी लाइट इज नॉट गुड फॉर अस। बट अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है? क्योंकि हम बहुत ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज कर रहे हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेटर, जो भी चीज तुम्हें ठंडा इफेक्ट देती है ना, वहां पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, और वो इन रिएक्शन के साथ बीच में हिंड्रेंस कॉज करते हैं, ये रिएक्शन होने ही नहीं देते, जिसकी वजह से यूवी लाइट अर्थ सरफेस पे आ जाती है। और यूवी लाइट जब अर्थ सरफेस पे आती है तो क्या कॉज करती है? Skin cancers, eye problems, just like the cataracts. Okay, skin cancers and eye problem, and the major eye problem is cataract. अब कहोगे मैम ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर सर्टेन कार्बन्स दैट गिव कूलिंग इफेक्ट। तो जितने आप एरोसोल हेयर स्प्रे यूज करते हो, अपने डिओड्रेंट्स, नॉट परफ्यूम, डिओड्रेंट जो भी स्प्रेज होते हैं बेसिकली गैसियस स्प्रे होते हैं, वो कूलिंग इफेक्ट देते हैं, उन सब में ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑब्वियसली एरोसोल स्प्रेज जो मैं आपके मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रेज, हेयर स्प्रेज की बात करूं, उनमें अमाउंट कम होता है, बट रेफ्रिजरेटर और एसीज दे हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, जिसकी वजह से थिनिंग ऑफ ओजोन, ओजोन लेयर पतली हो रही है, क्योंकि वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो हाई एटमॉस्फेयर में जाते हैं और हिंड्रेंस कॉज करते हैं और ओजोन फॉर्मेशन की रिएक्शंस में। जब ओजोन फॉर्मेशन की रिएक्शन नहीं होगी तो यूवी लाइट अर्थ सरफेस पे आ जाएगी, और अर्थ सरफेस पे आएगी तो हमें क्या करेगी? स्किन कैंसर्स, डैमेज टू आईज सच एज ब्लाइंडनेस और द कैटरैक्ट। ठीक है, मोतिया सुना होगा अपने आसपास, कितने तुम्हारे जो
old parents or grandparents है, they get the मोतिया, that is cataract, ठीक है? Yes, it occurs with age, but अगर young age में मिल रहा है तो उसका one of the reason हो सकता है exposure to UV light, ठीक है? Effects of ozone depletion, अगर ozone depletion होगा तो क्या होगा? Global warming, क्योंकि UV light अर्थ सरफेस पे आएगी तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, और वैसे भी हम व्हीकल्स के थ्रू बहुत पॉल्यूशन कर रहे हैं, तो वो पॉल्यूशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ रहा है। आपको पता है नेचुरल एयर में 21% ऑक्सीजन होता है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बट आज की एयर में क्या 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है? नो, व्हीकल्स के पॉल्यूशन की वजह से वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? इंफ्रारेड रेडिएशंस को अर्थ सरफेस पे एब्जॉर्ब करता है, गर्मी बढ़ेगी, उस गर्मी के बढ़ने को क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग होगी, गर्मी बढ़ेगी, तो जितने भी ग्लेशियर्स हैं हमारे, आइसबर्ग्स हैं या आइस है, वो मेल्ट होगी गर्मी से मेल्ट होगी तो क्या होगा? सी वाटर लेवल राइज होगा, लीड्स टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, लीड्स टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है? एंड देन नाउ ये एक 1987 में यूएनईपी, फुल फॉर्म याद करेंगे पेपर के लिए, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, व्हाट डू यू मीन बाय यूएनईपी? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जो कि सक्सीड किया, और उन्होंने ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ सभी कंट्रीज के लिए, क्या कि इट इज नाउ मैंडेटरी फॉर ऑल द मैन्युफैक्चरर कंपनीज थ्रू आउट द वर्ल्ड टू यूज सीएफसी फ्री रेफ्रिजरेटर। आपके जो पुराने रेफ्रिजरेटर्स होंगे ना, किसी के पास अगर बहुत ज्यादा पुराना रेफ्रिजरेटर है तो आप देखेंगे उसमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का बहुत हम देख नहीं सकते, बट मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत ज्यादा रिलीज होता है। बट जो न्यू टेक्नोलॉजी के रेफ्रिजरेटर्स हैं, दे डू नॉट यूज सीएफसी फॉर कूलिंग। क्यों? क्योंकि सीएफसी ओजोन थिनिंग करा रहा था, ओजोन होल करा रहा था, और ओजोन होल होगा तो यूवी रेज हमारे अर्थ सरफेस पे आएंगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉज करती हैं। अब आता है इसके बाद वेस्ट, क्योंकि हमने पीछे बात की ना नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिक बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, तो वेस्ट कितनी तरह का होता है? हमारा दो तरह का वेस्ट होता है, एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। वो वेस्ट जिसको डिकम्पोजर्स डिकम्पोज कर देते हैं, रिसाइकिल, वो वेस्ट जो इजीली रिसाइकिल हो सकता है, वो सब्सटेंसेस जो इजीली रिसाइकिल हो सकते हैं वो बायोडिग्रेडेबल, और जो रिसाइकिल नहीं हो सकते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम कैसे मैनेज करें, या कोई भी वेस्ट है हम उसे कैसे मैनेज करें? तो आपको अपने वेस्ट को सेग्रीगेट करना है। आपने बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस पे देखा होगा कि, और मे बी आप अपने घर पे भी ऐसा करते हैं, ड्राई वेस्ट को, वेट वेस्ट को, मतलब बायोडिग्रेडेबल जो किचन वेस्ट है, सब्जियों के छिलके हैं और ये सब है, इनको अलग फेंकते हैं, और जो प्लास्टिक वाला वेस्ट है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उसे अलग डस्टबिन में डालते हैं, सो दैट हम उसे अलग तरीके से डिस्पोज कर सकें। फिर उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है जहां भी डिस्पोज होना हो, ठीक है? अच्छा ठीक है, आप अपने घर पे नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल्स और इन सब जगह हो रहा है, बट जो कूड़े वाला आपके घर से कूड़ा लेके जाता है तो वो क्या करेगा? ठीक है, वो पहले उसको सेग्रीगेट करेगा, बायोडिग्रेडेबल अलग, नॉन बायोडिग्रेडेबल अलग, फिर जो बायोडिग्रेडेबल है उसकी डिकम्पोजिंग साइड पे लेके जाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल का क्या करना है उसके अकॉर्डिंग, फिर उसको उस अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे, प्रोसेस करेंगे। अगर वो बायोडिग्रेडेबल है तो ऑब्वियसली रिसाइकिल करेंगे, लेकिन अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो तो रिसाइकिल भी नहीं हो सकता है, ठीक है? तो डिस्पोज करने से पहले अगर वो रिसाइकिल है हो सकता है तो रिसाइकिल करेंगे, अगर वाटर है उसको ट्रीट करेंगे। आप जो पैक्ड वाटर पीते हो ना, मुझे कभी भी बिस्लेरी एंड सो मेनी अदर ब्रांड्स यू कैन सी, ओके, तो ये सारे वाटर हमेशा देखना, नीचे छोटा सा लिखा होता है ट्रीटेड वाटर, दे आर ऑलवेज द ट्रीटेड वाटर। वो सीवेज वाटर और द वेस्ट वाटर को ट्रीट करके, क्लीन करके, फिट फॉर ड्रिंकिंग बना के पैक किया जाता है, ठीक है? देन मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, हम जो हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको कैसे डिस्पोज कर सकते हैं? लैंडफिलिंग करके, इंक्रीनेशन करके, बायोगैस प्रोड्यूस करके उनसे, या खाद बना के, कंपोस्टिंग या वर्मी कंपोस्टिंग। खाद बनाने को हम कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। खाद बना कंपोस्ट बनाते हैं विदाउट अर्थवॉर्म। वर्मी कंपोस्ट कब होती है? जब उसमें हम, या जो मैन्योर बनाने के लिए, खाद बनाने के लिए वर्मी कंपोस्ट यूज करते हैं। रिसाइकलिंग कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है रिड्यूस द यूज ऑफ द थिंग्स दैट कैन नॉट बी रिसाइकिल। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उनके लिए तो मैं यही बोलूंगी कि रिड्यूस द यूज ऑफ थिंग्स एंड रीयूज। बहुत सारी वाटर बॉटल्स हैं, जैसे आप जैम खरीद के लाए मार्केट से, खत्म हो गया तो उस बॉटल को रीयूज कीजिए स्टोरेज के लिए। वाटर बॉटल, कोल्ड ड्रिंक की बोतल को रीयूज कीजिए, ठीक है? तो इस तरह से हम जो है
नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजों का रिड्यूस और रीयूज कर सकते हैं, और जो बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं उनको रिसाइकिल कर सकते हैं, और प्रेफर कर सकते हैं कि हम ऐसे मटेरियल्स को यूज करें जो इजीली रिसाइकिल हो सकते हैं। फिर आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो व्हाई डू वी डू नॉट क्लीन पोन्ड्स बट वी क्लीन एक्वेरियम्स? तो अभी मैंने आपको बता दिया, बिकॉज एक्वेरियम इज अ इनकम्प्लीट इकोसिस्टम, इट लैक्स decomposers. What is the role of decomposers in ecosystem? Most repeated question of this chapter, that they help in disposing the biodegradable waste. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिकम्पोज करना, सड़ाने में, गलाने में बायोडिकम्पोजर्स ही तो हेल्प करेंगे, और वो साइकिलिंग चला के न्यूट्रिएंट्स को वापस सॉइल डिकम्पोज करके सॉइल में देंगे, सॉइल से फिर वो प्लांट्स के थ्रू वापस न्यूट्रिएंट साइकिल में, बायोजियोकेमिकल साइकिल में एंटर हो जाएगा। देखो कोई एक प्लांट एनिमल मर गया, बायोडिग्रेडेबल था ना, उसको डिकम्पोजर ने डिकम्पोज कर दिया, डिग्रेड कर दिया, डिग्रेड होने के बाद वो कहाँ रहेगा? सॉइल में, तो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएगा, सॉइल पूल में एंटर कराएगा न्यूट्रिएंट्स जो उसमें थे, और फिर उसी सॉइल में हम प्लांट्स लगा देंगे, तो वापस वो हमारे एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में, बायोस्फीयर में घूम गया। तो यही हमें मिला, या उसी एनिमल, उसी तरह के लॉयन मरा था, लॉयन को ही मिलेगा, डियर मरा था, डियर को, या दूसरे डियर को ही मिल रहा है, तो साइक्लिक वे में ट्रांसफर हो गया। सो ये था हमारा चैप्टर। वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर ओनली इन 30 मिनट्स। फटाफट से पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और भी चैप्टर्स ऐसे फटाफट से करते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या पढ़ना चाहते हो, कोई पर्टिकुलर टॉपिक या कोई पर्टिकुलर चैप्टर, वी विल डिस्कस। वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और लाइक तो तुम कर ही दोगे मुझे पता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।